हेलो एवरीवन। सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आज हम फिर वापस आ गए हैं ढेर सारी बातों का सिलसिला लेकर। वादा किया था तो निभाना जरूरी है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त सहर काजी, दिल्ली से आप सबके साथ जुड़ती हूँ। आज हमारे आज के गेस्ट मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे। हमने ये शो दोस्तों इस सोच के साथ बनाया है कि लोगों की जिंदगी के बारे में जाने, उनके उतार चढ़ाव, उनकी हार या उनकी जीत की कहानी आप सब तक पहुंचाएं, जिससे आपको हौसला मिले। हर इंसान की कहानी खास होती है, और अगर कहानियां ना होती तो क्या आप और क्या मैं। कहानियों पर ही तो दुनिया कायम है। इस टॉक शो पर हम चाहते हैं कि हर शख्स हमसे एक ना एक दिन जुड़े और अपनी कहानी भी बयां करे। हम चाहते हैं कि आप अपनी कहानी लिखित तौर पर हमारी ईमेल आईडी पर हमें भेजें। हम आपकी कहानी को चुन के उसे लोगों तक पहुंचाएंगे और अपने इस मंच पर आपको भी एक ना एक दिन जरूर बुलाएंगे। हमने ये सोचा है कि महीने के आखिरी रविवार को आप में से एक मेहमान हमारे साथ हो और दिमाग की बात दिल के साथ हो। इस लॉकडाउन में दो शब्द हर इंसान के शब्दकोश में जुड़े हैं, और वो है अ, कैद, और दूसरा शब्द है दुख। तो मैं इस कैद और दुख के साथ इन दोनों शब्दों का एक एमालगेमेशन करके मैं आपको एक बहुत ज्यादा हौसला अफजाई वाली कहानी सुनाना चाहूंगी, जब तक हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। उस वक्त मैं आपको एक कहानी सुना देती हूँ। इन दो शब्दों से जुड़ा एक खूबसूरत वाकया है, जो कि कुछ इस तरह है। साल 1606 की बात है, जब प्लेग नाम की महामारी से इंग्लैंड जूझ रहा था। लोगों के पास खाने को नहीं था, सड़कें एकदम खाली पड़ी रहती थी, और उन सड़कों पर बस लोग लाशों को दफनाने के लिए ले जाया दिखते। खाने का भी अभाव था, कुत्ते सड़कों पर लूटते लौटते हुए दिखते। चर्च की घंटियां दिन रात सुनाई देती, यानी किसी ना किसी की फ्यूनरल सेरेमनी दिन रात होती ही रहती। ऐसे में शेक्सपियर द ग्रेट, जिनकी रचनाएं जैसे कि मैकबेथ, मिडसमर्स नाइट ड्रीम, जूलियस सीजर, अ लवर्स कंप्लेंट, रोमियो एंड जूलियट, टेम्पेस्ट, हैमलेट और भी बहुत सी हैं, प्लेग के दौरान वो भी हम सब की तरह लॉकडाउन, आइसोलेशन और क्वारंटीन कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, जैसा आज हो रहा है वैसा ही 1606 और 1613 के दरमियान भी हो रहा था। मतलब हर दौर लौट के आता है, ऐसा बुजुर्ग बताते थे, और सही तो बताते थे। हिस्टोरियंस बयां करते हैं कि बहुत मुश्किल दौर से जूझ रहा था इंग्लैंड। लोगों की नौकरियां जा रही थी, हर जगह दुख और तकलीफ ही देखने को मिलती, और थिएटर और ब्रॉथल्स, जो कि लोगों के मनोरंजन का हिस्सा होते थे, उन जगहों पर भी ताले डल गए। क्योंकि माना जाता ये बीमारी हवा से भी फैल रही है, और जहां ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे वहां आफत मच जानी है। जो एक्टर्स थे उनके पास काम नहीं बचा था, और वो लोग जिंदा रहने के लिए और काम करने लग गए। छोटे मोटे काम करके भी गुजर बसर करते, लेकिन हिम्मत ना हारते। लेकिन इस वक्त के दौरान शेक्सपियर ने अपने वक्त को ना बर्बाद करते हुए लिखना और बढ़ा दिया। इस दौरान उन्होंने रोमियो और जूलियट, किंग लियर और भी बहुत सी रचनाओं की संरचना करी। वो जो लिखते, अपने आसपास से कहानी किरदार उठाते। हालांकि वो दौर उन पर भी बहुत मुश्किल था, लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो ये दौर ऐसा है कि हम सबको इसने परिवार के साथ फिर से वक्त गुजारना सिखा दिया है। घर में रहना, काम रहने का काम भी सिखा दिया, और घर में रह के काम करना भी सिखा दिया है। तो क्यों ना हम इस वक्त में अच्छाई ढूंढें, और इस वक्त का ऐसा इस्तेमाल करें, वो कर दिखाएं जिसको ना कर पाने के हम बहाने ढूंढा करते थे। मैं इसका एक लास्ट आपको एक चीज कहना चाहूंगी। द कॉज ऑफ प्लेग इज सिन एंड द कॉज ऑफ सिन इज प्लेग, ऐसा माना जाता था उस दौरान, बिटवीन 1603 एंड 1613, when Shakespeare powers as a writer were at their height. The Globe and other London playhouses were shut for an astonishing total of 78 months. जी हाँ दोस्तों, 78 months, more than 60% of the time. But Shakespeare powers as a writer were at their height. तो उन्होंने उस वक्त को कितनी खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया, और क्या कुछ नहीं क्रिएट कर डाला अपने दिमाग की बदौलत। आप लोग भी तो कर ही सकते हैं ना। अच्छे से इस्तेमाल करिए वक्त का। आ, मैं एक खूबसूरत सा शेर भी आप लोगों को सुनाना चाहूंगी, बस हमारे जो गेस्ट हैं वो अभी एक दो मिनट के दरमियान में हमसे जुड़ जाएंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। फैज अहमद फैज साहब का कलाम है ये। गम की शाम लंबी है, लेकिन शाम ही तो है, गुजर जाएगी। गुजर जाने दीजिए उसको दोस्तों।
उस शाम में सब्र भी आपको मिलेगा, और अगली शाम में क्या पता बहुत खुशी भी मिल जाए और शामें अच्छी भी होंगी आपके साथ। अ, तो आज हमारे साथ मुंबई से एक बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक्टिंग में उनका बहुत नाम है और उनकी हुनर की काफी चर्चे हैं मुंबई में। उनका नाम है शारिब हाशमी साहब। वो बस अभी जुड़ने ही वाले हैं हम लोग के साथ। शारिब भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है नर्चर लाइफ टॉक्स में। और हम थैंक लोग, यू फॉर इनवाइटिंग। हाँ। थैंक यू, आप प्लेजर। तो हम लोग चाहते हैं कि हम इन बातों का सिलसिला कायम करें और बहुत सारे लोगों तक जी। आपकी बातें, आपकी जिंदगी की बातें, आपकी जिंदगी से कुछ पहुंचाएं। हर इंसान अपनी लाइफ में एक वॉरियर है, हर इंसान एक जंग लड़ रहा है डे टू डे बेसिस पे, और वो जीत भी रहा है, हारता भी है। हार और जीत दोनों चीजों से हम चाहते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है, उनका एक हौसला बढ़े और उन तक आपकी लाइफ के किस्से पहुंचे। तो मैं आपके बारे में थोड़ा सा अपने ऑडियंस को बता देती हूँ। वैसे तो आपके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी मैं उनको कुछ कुछ बता देती हूँ आपके बारे में बातें, और बहुत सारी बातें जानेंगे आपकी बातों से हम। तो हमारे साथ शारिद साहब जुड़ चुके हैं और ये काफी खास मेहमान है हमारे आज के। और शारिब बॉलीवुड से ताल्लुक रखते हैं और इनकी अदाकारी की हुनर से इन्हें बहुतों ने प्यार दिलाया है ऑफ कोर्स। इनकी कई सारी फिल्में जैसे कि फिल्मिस्तान को नेशनल अवार्ड भी नवाजा गया। और फिल्मों में शामिल हैं जब तक है जान, फुल्लू, नकाश, उजड़ा चमन। इनकी हाल फिलहाल में आई वेब सीरीज फैमिली मैन और असुर को हिट करार दिया गया है। शारिब भाई, मोस्ट वेलकम ऑन नर्चर लाइफ टॉक शो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो तो मच। बातों का सिलसिला शुरू करते हैं शारिब भाई। जी। मैं जानना चाहूंगी कि कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए कि पैदाइश कहाँ हुई, परवरिश कहाँ हुई, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके माँ बाप, मैं आपके भाई बहन, योर जी, बैकग्राउंड, योर पर्सनल लाइफ बेसिकली। मेरे डैड असल में यूपी से थे। यूपी बिजनौर, नगीना। नगीना एक हाँ हाँ, छोटा बिल्कुल सुना है कस्बा। मैंने। तो वो वहां पर उनकी पैदाइश हुई थी। फिर वो 6 साल की उम्र में बॉम्बे आ गए थे। तो जी सर। उसके बाद से हम बम्बई, हमारी जनरेशन जो है वो पूरी, मैं तो बॉम्बे में ही पैदा पला बड़ा हुआ हूँ। पढ़ाई अच्छा। लिखाई लुगाई भी बम्बई की है। सब बम्बई के। आप टोटल बिल्कुल बम्बई छाप बन गए। एकदम मुंबईया। मुझे ये तो बताइए, तो अंकल जो हाँ बॉम्बे आए थे तो वो जी। किस काम के सिलसिले से आए थे? क्या वो इंडस्ट्री का पार्ट बन गए थे या फिर वो कुछ नहीं, और वो तो काम छह करते थे? साल की उम्र में आए थे। वो तो 6 साल की उम्र में? हाँ, तो 6 साल की उनके उम्र में अम्मी वो तो, अब्बा क्योंकि किस जब फैमिली एस्पिरेशन शिफ्ट से हो आए गए थे? थे। हाँ, अच्छा हमने अच्छा। वो तो मतलब उस वक्त जब पार्टीशन और वो सब चीजें जब हुई थी, अच्छा 46 47 के आसपास में वो बॉम्बे आए थे। अच्छा अच्छा और अच्छा। क्योंकि वो उस साइड में, मतलब वो सब जो अनरेस्ट था उस वक्त हम्म। देश में, तो उस चक्कर जी। में लोग वहां से, काफी लोग यूपी से, पंजाब से काफी लोग बम्बई हम्म। भी शिफ्ट हुए थे। तो उनने, मेरे डैड भी थे और उनकी फैमिली भी थी। तो आ, इस तरीके से वो बॉम्बे आए। और बचपन तो उनकी, मतलब फिर वो भी बॉम्बे के ही हो गए और मैं भी बम्बई का ही हो गया। वो फिल्म जर्नलिस्ट थे, जिसकी वजह से मेरा फिल्मों में थोड़ा सा मतलब हम्म। रुझान पैदा हुआ। मैं उनके साथ में मतलब फिल्मी पार्टीज में या फिल्में देखने जाया करता था, ट्रेलर्स अपना ट्रायल्स पे, प्रीव्यूज पे। और वाह। उस जमाने में मुहूर्त हुआ करते थे फिल्मों के, बहुत जी जी लाविश जी। तौर पे। तो वो सब मैंने देखा था, मतलब बहुत चकाचौंध वाली दुनिया एकदम। तो शायद उस वक्त था बचपन में कि यार मुझे भी कुछ करना है। और इनफैक्ट मेरे डैड चाहते थे कि मैं एक्टर बनूं, लेकिन मैंने उनके रहते कभी एक्टिंग परस्यू ही नहीं किया। ऐसा क्यों? तो उनके रहते एक्टिंग पता क्यों नहीं, नहीं परस्यू करा आपने? क्योंकि उन्होंने मतलब वो चाहते थे कि मैं एक्टिंग करूं, लेकिन मैं जब बड़ा हुआ तो मुझे लगा नहीं कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मुझे कुछ एक्टिंग में कुछ खास मौका मिल पाएगा। तो ये मेरा एक सवाल है आपसे। ये सवाल जो आपने हाँ अभी पहले से ही जवाब दे दिया है, कि मैं सवाल बना के आपसे बैठी हुई हूँ पूछने के लिए हाँ कि हाँ हाँ। अक्सर एज एक्टर्स हम लोग को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। मतलब हम लोग हम मुझे सब तो 10 साल आपस लगे कॉन्फिडेंस मतलब वो जगाने में। मुझे 20 साल लगे खुद पे बिलीव करने में कि आई एम ब्राउन बट आई एम हाँ। ब्यूटीफुल, इट्स ओके। तो हम सबकी एक जर्नी है वो। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, मैं, मैं तो शॉर्ट तो उस ब्राउन जर्नी के बारे में फैट सबसे बताइए मैंने शायद। लड़ाई की है। हाँ, उस जर्नी के बारे में मेरा तो बताइए कि जब आपके अब्बा, आपके जो वालिद थे, वो इतने बड़े फिल्म हाँ जर्नलिस्ट थे और आप उनके साथ पूरी उस दुनिया से वाकिफ थे। तो हाँ। आपका सफर कैसा रहा? आप कभी कभी खुद पे सेल्फ डाउट करते होंगे कि यार मैं, देखो मेरे कान कैसे, मेरी नाक कैसी, मेरी आंखें कैसी। तो वो बिल्कुल सेल्फ बिल्कुल। डाउट सब कैसे उभरे?
मैं बहुत टाइम लगा उसमें असल में, क्योंकि मैंने क्योंकि ये तो डिसाइड कर लिया था कि बड़ा होने के बाद कि अब तो एक्टिंग का मुझे कोई लग नहीं रहा कुछ होने वाला है। तो मैंने वो ख्याल ही दिमाग से निकाल दिया था जो मैं पूरा बचपन लेकर मतलब बड़ा हुआ था बचपन से कि यार बड़ा होऊंगा तो हीरो बनूंगा। तो वो मैंने जब मैं बड़ा हुआ प्रॉपरली तो मुझे लगा कि यार ये तो मैं ऐसी मतलब बेतुके सपने देख रहा था। और मैंने उस हाँ। चीज को मतलब अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दिया और मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर अपना करियर स्टार्ट किया 98 में। और उसके 98। बाद मैंने लिखना शुरू किया और मैंने अपनी काफ़ी ज़िंदगी तकरीबन 10 साल तक मैं सिर्फ लिखता रहा। एमटीवी में मैंने 4 साल नौकरी की, 1 साल चैनल बी में था, फिर और दूसरी जगहों पर वाह। काम फ्रीलांस किया। तो उसके बाद 2008 के आखिर में मैंने मतलब जब 10 साल एज अ राइटर और मतलब टेक्नीशियन मैंने इंडस्ट्री में गुजार दिए थे, उसके बाद मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे एक बार एक्टिंग को मौका देना चाहिए, कि वरना जिंदगी हम्म। भर ये मलाल ना रहे कि यार साला कोशिश भी नहीं की मैंने। तो वो हम्म। सोच के मैंने फिर मतलब मैं कूद पड़ा और नौकरी छोड़ छाड़ के, जबकि तब शादी हो चुकी थी, एक बच्चा भी था। उसके बाद मैंने ये अच्छा। कदम उठाया तो बहुत ज्यादा रिस्की था। आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन था जब मेरी आपने वाइफ को छोड़ के सारे डिसीजन अगेंस्ट थे लिया मेरे कि मैं एक्टर डिसीजन बनना चाहता हूँ? के। वाओ। मेरी वाइफ सिर्फ वही सपोर्ट, उन्होंने ही सपोर्ट किया मेरे इस डिसीजन को। बाकी सब अगेंस्ट। और मेरे एक दोस्त नितिन कक्कर और कौशिक बगानी, ये दो और दोस्त थे जिन्होंने मुझे पूरी तरह सपोर्ट किया कि मतलब अगर तुझे ये करना है तो तुझे करना चाहिए, मतलब खुद को अपनी हम्म। अपना एक मौका देना चाहिए। और इस हम्म। तरीके से फिर मैंने नौकरी छोड़ के मैं फिर लग पड़ा था। तो ऐसे तो शुरुआत हुई थी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी जो फर्स्ट फिल्म थी, जो आपको फर्स्ट ब्रेक मिला, हाँ। स्लम डॉग मिलियनेयर, जिसने पूरी दुनिया में तहलका हम्म। मचा दिया, उसको कई सारे अवार्ड से नवाजा गया। ऑस्कर अवार्ड्स भी मिले, एक नहीं 11 11 ऑस्कर अवार्ड्स मिल गए। उसने अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट करी। तो जब आपकी पहली फिल्म ऐसी थी तो आपको लगा कि मैंने जंग जीत ली है? बिकॉज जंग सबसे पहली फिल्म मिलने की होती है, उसके रिलीज होने की नहीं होती है, नहीं। उसके बाद इंसान को लगता है एज कि मेरी जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी। नहीं यार, ये सब तो था ही नहीं तभी। मैंने स्लम डॉग में जब काम किया, उसके साथ में एक और जी। फिल्म मैंने की थी हाले दिल। उस वक्त तो मैंने अच्छा। सोचा भी नहीं था कि मुझे एक्टिंग एज अ करियर मतलब परस्यू करना है। वो तो मैं हम्म। नौकरी करता था वहां पर भाई, मैं कुछ ना कुछ एक्टिंग कर लिया करता था, एमटीवी बकरा करता था। वहां पे कुछ फनी शोज अगर हाँ। लिखे तो उसमें लोग मुझे एक्टिंग करवा देते थे, तो वैसे मैं कर लेता था। यहाँ पर भी मेरे एक दोस्त ने मुझे बुलाया जो कास्टिंग में असिस्टेंट था स्लम डॉग के लिए। एक उसमें वैसे भी एक सीन था मेरा, अगर कोई अच्छा। हिंदी फिल्म होती तो उसमें किसी को भी खड़ा कर देते थे उस सीन के लिए। तो जी। वह जबकि उसमें जी। भी मेरा ऑडिशन लिया गया और डैनी बॉयल ने खुद मेरा ऑडिशन लिया। वाह। तो तो वो उस वक्त तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है। तो ना उसमें मेरा कोई ऐसा सिग्निफिकेंट रोल था कि जिसकी सक्सेस से मतलब मुझे मुझे 50 ऑफर्स आने वाले थे, वो सब तो मुझे पहले से पता था। मैं हम्म। तो ये 2008 के आखिर में मैंने डिसाइड किया। एक और फिल्म के लिए मुझे बुलाया गया था ऐसी, तब मैं इमेजिन शोबिज नाम की हम्म। एक चैनल था उस वक्त, एनडीटीवी इमेजिन के अम्ब्रेला में। एनडीटीवी, तो जी वहां जी पर जी, मैं, बिल्कुल। हाँ, उसमें क्रिएटिव्स हेड कर रहा था मैं। तो हम्म। तब मुझे एक फिल्म का ऑडिशन आया था, धोबी घाट। और हम्म। वहां पर मुझे एक प्रतीक बब्बर के बड़े भाई का रोल था, जिसके लिए मुझे हम्म। ऑडिशन मेरा लिया गया था। और उसमें मैं सेलेक्ट भी हो गया था। फिर बाद में पता नहीं कुछ वजहों से वो फिल्म मतलब थिंग डिडंट मटेरियलाइज। तो तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे मतलब अपने आप को प्रूव करना है एक्टिंग में, और हम्म। मुझे कुछ करना है, और मुझे अपने मतलब एक्टिंग को मेरी रोजी रोटी बनाना है, और ये सब मैंने उस वक्त डिसाइड किया। और फिर मैंने वाइफ के साथ डिस्कस किया, फैमिली के साथ डिस्कस किया, और फिर नौकरी छोड़ छाड़ के मैं आपसे एक ऑडिशंस सवाल में जानना लग गया। चाहूंगी। मैं हम्म। आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपकी 10 साल की जर्नी ऑफ सेल्फ डाउट रही है। आप खुद हम्म। पे यकीन नहीं करते थे कि मैं कभी एक्टर बन सकता हूँ, मैं काबिल हूँ, एक्टर हम्म। बनने के लायक हूँ। तो जब हम्म। आपका जो पहला ऑडिशन डैनी बॉयल के साथ था, जबकि हर इंसान जानता हम्म। है कि उनका, ही इज अ हम्म। वेरी वेल नोन डायरेक्टर, उन्होंने बहुत कुछ ऐसा हम्म। बनाया है जिसने बहुत कंट्रीज पे, बहुत कॉन्टिनेंट्स पे अपनी छाप छोड़ी है, क्रिएटिव एंगल से हम्म। देखा जाए तो। तो जी जी। आपका जो सेल्फ डाउट था जिस दिन आपका ऑडिशन था डैनी बॉयल साहब के साथ, तो वो आपका सेल्फ डाउट क्या आपके सामने आके खड़ा हुआ था उस दिन आपके सामने, और आपकी क्या जंग हुई थी उस सेल्फ डाउट के साथ?
नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस वक्त तो मेरे वाह। दिमाग में भी नहीं था ना कि मुझे एक्टर बनना है। जी। मैं तो गया था मैं डैनी बॉयल से मिलने के लिए, कि मैं तो पागल हो गया था कि भाई डैनी बॉयल से मिलने का मौका मिल रहा है। और मैंने उन्होंने सीन पढ़ा और मैंने साथ में ऑडिशन दिया, मैंने कुछ लाइंस इम्प्रोवाइज की, तो उन्हें वो बहुत पसंद आई। और हम्म। वो मैं जब इनफैक्ट जब मैंने सोचा कि अब मैं एक्टिंग करूंगा, और जब हाँ। मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए, तब मुझे हम्म। इतने ज्यादा मुझे रिजेक्शंस मैंने फेस किए। मैंने सैकड़ों ऑडिशंस दिए होंगे और सभी में मैं रिजेक्ट हुआ। तो वो तो उस वक्त उल्टा सेल्फ डाउट आना चाहिए था, लेकिन तब मैंने अपना मन बना लिया था कि भाई आ, ये सब तो मतलब क्या कहते हैं उसको, कहीं पर, क्योंकि एक सिलेक्शन के बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, सिर्फ आपकी हम्म। बुरी एक्टिंग ही उसका मतलब क्या कहते हैं उसको रीजन नहीं होता। उसके पीछे आप क्या, आप उस कैरेक्टर से कितना मेल खाते हैं, और साथ में जो आपके कास्ट हो रहा है उसके साथ में आप मतलब जो जेल कर रहे हैं या नहीं, और बहुत सारी चीजें साथ में देखनी पड़ती हैं। तो उसके बाद आपकी कास्टिंग होती है। तो मैंने तो उल्टा, उस वक्त तो मेरे दिमाग में नहीं था ना, तब मैंने ऑडिशन दे दिया मस्ती मस्ती में। जब मैंने वाकई डिसीजन लिया कि अब मुझे एक्टर बनना है, और जब मैंने हम्म। ऑडिशंस देने शुरू किए, तब तो मैं बहुत बार रिजेक्ट हुआ, और उस तो रिजेक्शन ने आप क्या मुझे मानते हैं मजबूत किया उल्टा। कि हाँ आप क्या मानते हैं कि जो आपके रिजेक्शंस होते थे और आप बहुत मेहनत करके भी ऑडिशंस देते होंगे, तो जी। उस टाइम पे क्या आपके दिमाग में फियर रहता था कि यार नहीं होगा मेरा? क्या एक बार एक नेगेटिव सोच आती थी आपके दिमाग में कि नहीं 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 होगा नहीं कई होगा? बार आप कभी आती ऐसा थी, सोचते थे कई क्या? बार आती थी। हाँ हाँ, बहुत बार आती थी, जी। बहुत बार इनफैक्ट। और फिर एक पॉइंट पे, क्योंकि मुझे मेरी शादी हो चुकी थी, बच्चा हो चुका था, तो मुझे मेरी सेविंग्स भी खत्म होने हम्म। लगी थी, इनफैक्ट कर्जे चढ़ गए बिल्कुल। थे हाँ। क्योंकि 3 साल तक कुछ हो नहीं पाया था। हम्म। तो इनफैक्ट मैंने फिर से नौकरी कर ली थी, क्योंकि घर तो चलाना था, बिल्कुल। जिम्मेदारी तो निभानी थी। तो उस वजह बिल्कुल। से मैंने, लेकिन जैसी मैंने अपनी नई नौकरी ज्वाइन की, 3 महीने शायद 4 महीने हुए होंगे वहां पर, कि मुझे शानू शर्मा जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं वाईआरएफ में, उन्होंने मुझे फोन किया। जी। उन्होंने हम्म। मेरी एक शॉर्ट फिल्म देखी थी, जो उस 3 साल के दौरान मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी, मेहरूनी, जो यूट्यूब पे हाँ। अवेलेबल थी। तो वो उन्होंने देखा और देखी फिल्म, और उन्होंने फिर मुझे फोन किया, और जब तक ये जान के ऑडिशन के लिए बुलाया। और फिर मैंने जब हम्म। तक ये जान का ऑडिशन दिया, उसमें मैं सेलेक्ट हो गया। उसी दौरान हम फिल्मिस्तान पे काम कर रहे थे, नितिन और मैं। और हम्म। उन्हें एक प्रोड्यूसर मिल गया, तो नितिन ने मुझे ऑडिशन देने के लिए कहा, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसके रोल के लिए। जी मैंने वो जी जी। उसमें भी ऑडिशन दिया और उसमें भी सेलेक्ट हो गया। तो फिर इस तरीके से जर्नी वापस दोबारा, इनफैक्ट मैं तकरीबन हार मान चुका था, लेकिन ऊपर वाले ने वो 3 साल जो मैंने मेहनत की थी उसका सिला दिया, और फिर ये दोनों फिल्में हुई। उसके बाद फिर से नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं ना आपसे एक फिल्मिस्तान मैंने बहुत बार देखी है, इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट मूवीज। और मुझे आपका सनी का किरदार बहुत ज्यादा पसंद था, है अभी तक भी है। मैं जानना चाहूंगी, जैसे थैंक कि यू। आपने मुझे बताया कि आपके अब्बा पार्टीशन के टाइम पे बिजनौर नगीना से बम्बई आए, और जो फिल्मिस्तान की कहानी थी वो भी इंडिया पाकिस्तान के बीच पेश थी। तो क्या आपको आपकी पास्ट लाइफ से मोटिवेशन मिला इस रोल को करने के लिए? तो मैं मतलब उनकी पास्ट से तो मैंने असल में उन्होंने ऐसा कुछ फेस किया नहीं था, मतलब फॉर्चुनेटली, और मतलब कि कुछ मतलब दंगों अंगों के बीच में वो कभी फंसे नहीं थे। बट शायद वो उन्होंने, मेरी जो फैमिली, उन्होंने एक प्रिकॉशनरी मेजर के हिसाब से वो बम्बई शिफ्ट हुए थे उस दौरान। और हम्म। मेरे वैसे अभी और भी काफी फैमिली मेंबर्स हैं नगीना में। हम्म। तो अच्छा। मतलब मेरा उस वक्त मेरा कोई कनेक्शन था नहीं पार्टीशन से, लेकिन हाँ, मैं जब अच्छा। भी कहानियां पढ़ता था पार्टीशन से हम्म। रिलेटेड, भीष्म साहनी जी की या मंटो जी की, तो जी। वो उससे मतलब हमेशा एक अफसोस, एक तकलीफ होती थी कि यार ये क्यों हुआ। और वो उस चीज से मैं बहुत रिलेट करता था, जबकि मैंने वो ना देखा था, ना मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था, ना मेरे घर वालों ने एक्सपीरियंस किया था। पर फिर अच्छा। भी एक पता नहीं, एक दिल में हमेशा एक तकलीफ होती थी कि ऐसा काश ना होता। और नितिन भी उस चीज से बहुत ज्यादा रिलेट करता था। और हम्म। हम दोनों ही मंटो के बहुत बड़े फैंस रहे फैंस हैं, थे। अभी भी हैं। जी। अभी और भी ऑफ हम कोर्स। इनफैक्ट एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे जो हम्म। मंटो साहब की कहानियों पर बेस्ड थी। फिर हम्म। उसको थोड़ा सा वक्त लग रहा था जब टेक ऑफ करने में। हम्म। तब नितिन ने एक और कहानी सोची, और हम्म। उस फिर फिल्मिस्तान की का कॉन्सेप्ट नितिन के दिमाग में आया।
और नितिन ने हम्म। मेरे साथ शेयर किया और मुझे बहुत पसंद आई कहानी। फिर नितिन हम्म। ने डेवलप करना शुरू किया। उस वक्त मैं काम नौकरी चल रही थी मेरी यूटीवी बिंदास में। जी जी तो जी। मैं ऑफिस से शाम को पहुंचता था और नितिन फिर जो जो वो लिखा करता था वो मेरे साथ शेयर करता था। तो मैं एक तरीके हम्म। से उसका बाउंस बोर्ड था जब वो स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था। और बहुत खूबसूरत तरीके से शेप ले रही थी कहानी। और जब हमें प्रोड्यूसर मिल गया और जब मैंने ऑडिशन दिया और सेलेक्ट हो हम्म। गया, फिर हमने डायलॉग्स पे काम शुरू किया। हम सबने मिलकर डायलॉग्स पे काम किया, लेकिन क्रेडिट सिर्फ मुझे दिया गया डायलॉग्स का। बट खैर, वो मेरे लिए अच्छी बात है। तो मंटो तो साहब की कौन सी कहानी थी जिससे सबसे ज्यादा आपने कनेक्ट करा फिल्मिस्तान की जर्नी को, फिल्मिस्तान फिल्म को फिल्मिस्तान की आपने? जर्नी नहीं, फिल्मिस्तान से तो मतलब कनेक्ट नहीं किया, लेकिन हाँ एक तरीके से आखिरी सल्यूट जो है, जी जिसमें बॉर्डर के पास जो दो सिपाही जी। मिलते हैं, हम्म। वो जो कहानी है वो बहुत एक मतलब मेरे बहुत दिल के करीब है। और उसका फिल्मिस्तान में से कोई डायरेक्ट ऐसा वो नहीं है कि ना बिल्कुल इंस्पायर्ड बोल सकते बिल्कुल हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि वो एक पूरी दुनिया अलग है, ये पूरी दुनिया अलग है। पर हाँ, मंटो तो बिल्कुल। हमारे जहन में था जब फिल्मिस्तान हम लिख रहे थे, डेफिनेटली। पर हमने कहीं से उसे क्या कहेंगे आप, वो कि कोई चीज उठाई ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ वो हमारे हम्म। जहन में बिल्कुल था। और उस उसका फिल्मिस्तान के बनने में डेफिनेटली बहुत बड़ा हाथ है। मंटो साहब का कलाम देखा जाए, उनकी हर कहानी में इतनी तकलीफ होती है जो उन्होंने पार्टीशन के बारे में हर कहानी में बयां करी है कि जो हुआ गलत हुआ। और जब बिल्कुल फिल्मिस्तान भी बिल्कुल। इंसान देखता है तो उसकी आंखों में से आंसू उस बात को लेकर जरूर गुजरते हैं कि एक जो फिल्म जी। की दुनिया है वो भी क्रॉस बॉर्डर के ना कितना ज्यादा कनेक्शन स्टैब्लिश करती है। और बहुत करेक्ट। खूबसूरती के साथ वो कहानी, आपका जो सनी किरदार था वो इतना ज्यादा खूबसूरत था। आप उसकी एक ऐसा डायलॉग बताइए जो आपके लिए सबसे ज्यादा एक फेवरेट डायलॉग रहा हो उस पूरी फिल्म में, और जो पूरा समअप करता हो आपके कैरेक्टर को। थैंक यू सो मच सहर। वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे उसमें मुझे कुछ डायलॉग्स बहुत ज्यादा पसंद हैं हम्म। फिल्मिस्तान के, लेकिन एक मेरा एक कन्फेशन टाइप का एक सीन है टुवर्ड्स द अच्छा। एंड, जिसमें अच्छा। मैं बोलता हूँ कि यार मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छा एक्टर नहीं हूँ, और पर मैं करूँ क्या, मुझे इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं है। वो सीन मुझे बहुत मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसमें मैं ये सब भी कहता हूँ कि यार काश ये बॉर्डर वॉर्डर होते ही नहीं, आना जाना बिल्कुल हम्म। फ्री होता। तो वो सारी चीजें एकदम दिल से निकली थी। तो वो मुझे बहुत पसंद है, वो पूरा का पूरा सीन। और वो पूरी फिल्म को भी सम अप करता है, सिर्फ क्योंकि वो बिल्कुल एक कैरेक्टर की बिल्कुल। जर्नी है सनी अरोरा की, और उसके साथ जी में जी। हमने जो इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा है उसको भी हमने छुआ है उस डायलॉग में बिल्कुल। और उस सीन के जरिए। तो वो दोनों चीजें जी। एक साथ मिल जाती हैं उस सीन में। तो उस वजह से मुझे वो सीन बेहद पसंद है। तो आपका अब मैं आपकी ये फुल्लू करके आपकी एक फिल्म आई थी, जी। अभी कुछ एक दो साल पहले ही आई है, और उसके बाद हम्म। पैडमैन भी बनी अक्षय कुमार सर हम्म। की फिल्म। तो मैं जानना चाहूंगी कि फुल्लू की आपकी जर्नी, इंस्पिरेशन क्या रहा? जब फुल्लू आप कर रहे थे तो वर यू डिस्कसिंग द सब्जेक्ट विद योर वाइफ ऑल्सो कि ऐसा सेक्स सब्जेक्ट है विच इज बेस्ड ऑन मेंस्ट्रुएशन, एंड हाउ आज की औरतें जो है हम्म। पैड नहीं मिलता है उनको यूज करने के लिए। तो ये एक ओरिजिनल कैरेक्टर का अडेप्टेशन था, इट वाज अ बायोग्राफिकल फिल्म इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप मुझे बताइए कि जब आपको ये फिल्म मिली करने के लिए तो आपका क्या रिएक्शन था? आप करना चाहते थे इसको, और आपका क्या डिस्कशन हुआ आपकी वाइफ के साथ, और कैसे आप इस प्रोजेक्ट को आगे तक ले गए? वैसे ये बायोग्राफिकल नेचर की फिल्म नहीं थी। ये हम्म। फिक्शनल कैरेक्टर हमने बनाया था, फुल्लू नाम का। ये जी। अरुणाचलम मुरुगनाथम जी की कहानी पर बेस्ड पैडमैन थी, पैडमैन जिन थी, उसको अच्छा। भी उन्होंने मतलब फिक्शनलाइज किया था एक्चुअली। तो हमने, जी। और जिस तरीके से ये जो गांव में विलेजेस में जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके लैक ऑफ अवेयरनेस है, हम्म। उसको हम्म। काफी लोगों ने और भी उस पर काम किया है, उसमें अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की है। सिर्फ अरुणाचलम जी नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो यूपी में भी जिन्होंने उस तरफ काम किया है इस मामले में। पर तो हमने सब कैरेक्टर्स को मिला के हमने अपना एक कैरेक्टर क्रिएट किया, फुल्लू। और हम्म। वो किस तरीके से, उसकी कहानी अलग है, उसकी जर्नी अलग है। जी। तो और हमने तो फिल्म कुछ 2000 मतलब हमारा जब फिल्म का सेंसर हो चुका था
तब पैडमैन हम्म। अनाउंस हुई थी, तो हमें अगर पता होता कि अक्षय सर भी कुछ ऐसी फिल्म बनाने वाले हैं, तो हम तो हम्म। इसको छूते भी नहीं। बट खैर, तो मुझे बहुत, मैंने एंजॉय किया उस फिल्म में काम करना, क्योंकि जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी और जब मैंने कहानी सुनी हम्म। थी, मैं इमीडिएटली तैयार हो गया था कि मुझे तो ये फिल्म करनी है किसी भी सूरत में। और हम्म। मैंने वाइफ को भी पूरी स्टोरी सुनाई थी, एंड शी वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड। और ये पूरा, इनफैक्ट, मैं खुद की झिझक दूर करने के लिए मैंने फिल्म की थी, क्योंकि मैं भी जब पहली हम्म। बार एक मेडिकल स्टोर गया था सैनिटरी पैड हम्म। लेने के लिए, तो मैंने भी बहुत, जब सारी लेडीज चली गई उसके बाद में मैंने पूछा और बोला, भाई ये कागज में लपेट के देना, और वो काली थैली, ये सब मैंने, काली थैली में मतलब डाल के देना। काली थैली में डाल के, तो वो सब मैंने खुद भी किया था। तो वो झिझक दूर मुझे खुद की भी करनी थी, और सबकी होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई टैबू है नहीं जिसे बना दिया गया है। बिल्कुल। हम्म। तो उसी को हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी। बट क्योंकि एक छोटी इंडिपेंडेंट फिल्म थी, तो उसकी उतनी हम्म। रीच भी नहीं थी। बट जहां तक भी पहुंची, लोगों ने जितना देखा उसे हम्म। थोड़ी बहुत सराहना भी मिली, हम्म। जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने भी देखा और उसे पसंद किया, उन लोगों का। बिल्कुल। बट मैंने देखा, ओवरऑल मुझे भी एक्सपीरियंस खूब। बहुत प्यारा था। थैंक यू, थैंक आई एम श्योर इट वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म। अच्छा इनिशिएटिव था, अच्छा मुद्दा आप लोगों ने चूज करा था। जैसे आपने बताया कि आज भी लोगों के बीच में झिझक है, इवन लड़कियों में भी होती है, आदमियों में भी होती है। जब यू। कोई एक पैड लेने के लिए जाता है किसी केमिस्ट शॉप पे, तो लगता है कि अरे कुछ गलत मांग रहे हैं, कुछ गलत कह रहे हैं। शर्म होती है हाँ। एक अलग किस्म की। और केमिस्ट भी थैलियों में कागज में रैप कर करके से दे रहे होते हैं, जैसे पता नहीं क्या दे रहे हैं उसमें। कौन सा ऐसी चीज मान के दे रहे हैं कि शर्मिंदगी वाली बात हो, गलत है। करेक्ट, बहुत अच्छा करेक्ट। करा आपने इस फिल्म का इनिशिएटिव लिया। अच्छा, शारिफ, आप मुझे एक बात बताइए कि जो आपने इतनी जो फिल्म्स करी हैं, जैसे कि जब तक है जान में आपका किरदार था, शाहरुख सर के दोस्त बने थे, उसके बाद फिल्म स्थान हो गई, कुल्लू हो गई, बत्ती गुल मीटर चालू हो गया, इसमें से एक आपका ऐसा रोल जो आपकी जिंदगी से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हो, जो आपकी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को भी सम अप करता हो, वो कौन सा ऐसा किरदार होगा? और उसके बारे में अपनी जर्नी उसके साथ जोड़ के आप शेयर करिए हम लोग के साथ। मेरी मेरी पर्सनल जर्नी के साथ में तो कोई भी कैरेक्टर मैच नहीं करता, सिवाय जो जो उसके करीब पहुंच जाए थोड़ा सा, वो फिल्मिस्तान है। जिसमें कि अच्छा। उसका जो फिल्म फिल्म वाला जो एस्पेक्ट है, कि वो जो जी। फिल्मों का दीवाना है एकदम, और वो, हम्म। तो बस वो एस्पेक्ट जो है, वो मेरे दिल के करीब है। और वो जो कैरेक्टर है, वो हाँ। मैं उसको पर्सनली, उससे मैं रिलेट कर सकता हूँ उसके। हाँ। तो वो, क्योंकि वो जो मैंने भी, मतलब मैं, जैसे लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, जहाँ पे वो हाँ। टीवी स्टोर्स, मतलब ये सब इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स होती है ना, वहाँ पर जब टीवीज जो हैं वो पड़े होते हैं, तो लोग वहाँ पर बिल्कुल क्रिकेट बिल्कुल। मैच देखते हैं। तो वैसे में अगर बाहर कहीं पर चलते हुए अगर कोई फिल्म चल रही होती थी, तो मैं खिड़की पे हम्म। खड़ा हो जाता था फिल्म देखने के लिए, और वहीं खड़े खड़े पूरी फिल्म हम्म। देख लेता था। तो मैं, जैसे लोग क्रिकेट मैच देखते थे, मैंने वैसे फिल्में देखी है। और मुझे बहुत अच्छा। मतलब मैं बहुत बड़ा फिल्म बफ हूँ। और मुझे फिल्मों के बारे में पढ़ना भी अच्छा लगता है, फिल्म में देखना भी बहुत पसंद है। इनफैक्ट पहले तो मैं सिर्फ बॉलीवुड की फिल्में मैं देखा करता था, फिर धीरे धीरे जब मैंने एमटीवी ज्वाइन किया, वहाँ पर जब लोग मेरे दोस्त बने, उन्होंने मुझे बाहर की फिल्मों से मतलब इंट्रोडक्शन कराया। और फिर मैंने दुनिया भर की फिल्में देखना शुरू किया, अंग्रेजी फिल्में, ईरानी फिल्में, स्पेनिश फिल्में, फ्रेंच फिल्में। हम्म। तो मुझे बहुत मैं एकदम, एक मेरा पूरा जहन पूरा खुल गया कि यार ऐसा भी सिनेमा होता है, ऐसी फिल्में भी बनती हैं, ऐसी खतरनाक परफॉर्मेंसेस भी होती हैं। तो मैं, मतलब फिर मैं, मेरा जो वो फिल्मों का प्यार था सिर्फ बॉलीवुड तक, जो सिर्फ के दायरे में सीमित था, रिस्ट्रिक्टेड नहीं वो रहा। फिर वो बिल्कुल। रहा, वो उसके बॉर्डर्स भी खुल गए पूरी तरह से। ठीक। और मैं आपसे एक बहुत ज्यादा कैंडिड सवाल पूछना चाहूंगी। अक्सर ऐसा होता है कि आपने बताया कि आपकी जो फिल्म की जर्नी है वो आपके फादर के करियर से इंस्पायर्ड है, क्योंकि वो एक फिल्म जर्नलिस्ट थे और बचपन से आपने हम्म, वो रंग बिरंगी हाँ चमकदार दुनिया को बहुत करीबी से देखा। तो जब आपकी जी। पहली फिल्म बन गई, आप एज एन एक्टर उसमें आ गए और फिल्म रिलीज हुई, तो ऐसा मोमेंट हुआ कि आप अपने अब्बा से मिलने के लिए गए, उनको थैंक्स गिविंग करने के लिए गए कि यू आर द वन हु इंस्पायर्ड काश मी? मैं मिल सकता उनसे, क्योंकि तब तक तो वो वही तो है कि आप गए उनके पास, गए क्योंकि तो नहीं। जाने के बाद भी इंसान मौजूद रहता है।
बड़ा एक कैंडिड सा वो तो फील होता हमारे है कि साथ है ही, अक्सर वो लोग तो जाते हैं फॉर थैंक्स गिविंग। मैं बिल्कुल। रोज कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब मैं उनको याद नहीं करता, या जब वो मतलब उनका चेहरा मेरे सामने से गुजरता नहीं है। तो वो फिल्म और उन सब के बहुत परे है ये रिलेशनशिप तो। और जब बिल्कुल। फिल्मिस्तान, जब जिस दिन पहली बार मामी में जब दिखाई गई थी, पहली बार तो जी। नहीं मतलब इंडिया में, हाँ हाँ। तो मेरी फैमिली ने जब देखा, मेरे भाई ने देखा, जिनको पता था ये सब मेरी कहानी उनकी कहानी, तो हम सब बहुत रोए थे। तो इनफैक्ट ऑडियंस भी जब हाँ फिल्म खत्म होने के बाद में लोगों ने बहुत उस वक्त अप्लॉज किया था और बहुत तारीफें की थी। और एक थोड़ी मतलब मैं और मेरा भाई रो रहे हैं, मतलब बिलक बिलक के। तो लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ये इनको फिल्म पसंद आई इसके लिए इतना रो रहे हैं या क्या। तो वो रोना, वो हमको पता था कि हम क्यों उस वक्त हम लोग वही डैड को याद कर रहे थे, और काश वो होते, हाँ। क्योंकि उनके चलते मैंने मैं एक्टिंग मतलब परस्यू नहीं कर पाया था। काश हम्म। वो रहते और वो ये देखते तो वो बहुत ज्यादा खुश होते, शायद सबसे ज्यादा खुशी उनको ही उन्हीं को हासिल मिलती। होती। जी। तो आई एम श्योर वो आपसे देख रहे एक होंगे। सवाल मैं आपसे एक सवाल, हम्म, आई एम श्योर ही इज विद यू, ही इज ऑल विद ऑल ऑफ अस आई गेस। तो बिल्कुल। मैं एक सवाल लेती हूँ यहाँ पे एक ऑडियंस का है, शारिब आर यू डूइंग एनी प्रोजेक्ट ऑन एनी ऑफ द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स? आई बिलीव विद योर टैलेंट यू हाँ हैव अ हाँ। लॉट ऑफ स्कोप देयर। तो ओटीटी शारिब पे तो भाई अभी प्लीज इस पे अपना बताइए कि आप ओटीटी पे बहुत सारे अपने जौहर दिखा चुके हैं। मैं तो प्लीज टेल फैमिली अस मैन। अबाउट योर शोज। जी हाँ, बिल्कुल। फैमिली मैन मेरे ख्याल से अभी शायद उन्होंने देखा भी होगा, मुझे पता नहीं, क्योंकि फैमिली मैन आई एम तो सभी श्योर। ने देखा है। तो उसमें जेके मैंने तलपड़े जेके का किरदार तड़पदे का जबरदस्त है कैरेक्टर आपका। प्ले किया है। जी। आज मूछ नहीं है शायद उस और फिर असुर एक्टर्स को उनको भी। कैरेक्टर के अलावा पहचानने में थोड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि आप लोग जब कुछ काम करते हो आप घुस जाते हो उस हाँ। कैरेक्टर में। थैंक यू। फिर असुर एक उसके बाद मैंने दूसरी सीरीज की थी। और जी। अब आने वाले दिनों में मेरा मेन तो फैमिली मैन का सीजन 2 है, जिसकी शूट जी। हम कर चुके हैं, और होपफुली इस साल के आखिर में या अगले साल की शुरुआत में आ जाएगा। और एक दो और सीरीज की बात चल रही है, बट अब तक कुछ हम्म। फाइनल नहीं हुआ है। एक दरबान नाम की फिल्म है जो ओटीटी पर आएगी। इनफैक्ट वो अच्छा। 2 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी थिएटर में, हम्म। और उसका अच्छा। ट्रेलर भी आ गया था। हम उसका प्रमोशन कर रहे थे, बस शुरू ही किया था हम्म। कि ये लॉकडाउन अनाउंस हो गया, और फिर हम्म। मतलब सब कुछ ठप हो गया, और फिल्म पुश हो गया आगे। तो अब थिएटर की जगह मेरे ख्याल से इंशाल्लाह वो ओटीटी पर आएगी। और वो फिल्म जो है, मैं उससे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, और हम्म। सबसे चैलेंजिंग रोल है वो अब तक का मेरी ज़िंदगी का। तो मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द आए और आप लोग देखें। उसका ट्रेलर ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब पर अवेलेबल है। दरबान ओके। फिल्म का नाम है, दरबान। DARBAAN, गेट कीपर वाला हम्म। दरबान। तो प्लीज उसका ट्रेलर देखिएगा। अच्छा, एक और सवाल ले लेते हैं शारिब भाई। शारिब, हम्म, एनी प्लान्स ऑफ राइटिंग एनी बुक शेयरिंग योर लाइफ एक्सपीरियंसेस? अभी तो ऐसा फिलहाल कोई इरादा नहीं है। लेकिन पता नहीं, यू नेवर नो, नेवर से नेवर। शायद अगर कभी दिल किया तो शायद कुछ लिख दूंगा ऐसे। किताब अपने बारे में लिखना, मतलब अभी अभी उतना अभी इतना कुछ किया भी नहीं है कि उसके बारे में कुछ लिखा जाए। और अगर कुछ होगा तो मतलब ऐसे ऐसे कुछ स्टेजेस आएंगे, या ऐसे कोई मुकाम पर जब मैं पहुंचूंगा, तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी सोचेंगे। फिलहाल तो मतलब उस किताब में जो काम जो लिखा जाएगा उस पे काम ज्यादा चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, कोई ऐसी फिल्म जिसका किरदार आपको बहुत पसंद हो, जो किसी और एक्टर ने निभाया है, और आप चाहते हो कि काश मुझे वो रोल मिला होता, काश मैंने वो जो रोल किया होता और मैं उसको जी, बहुत ज्यादा जस्टिफाई कर सकता था। बहुत ज्यादा जस्टिफाई कर सकता था, ये पता नहीं मुझे कि मैं कर पाता या नहीं, लेकिन मेरी तमन्ना बहुत सारी है कि काश मैं ये रोल कर पाता। जैसे कि यस। जैसे अर्ध सत्य में ओमपुरी साहब का जो कैरेक्टर है, आनंद में जो हम्म। राजेश खन्ना जी का कैरेक्टर है, वाह। या कि बाबू मोशाई वाला भी जो बच्चन जी ने प्ले किया है, जी। और सदमा में जो कमल हासन साहब का कैरेक्टर है, ये कुछ मेरे बहुत ज़्यादा पसंदीदा कैरेक्टर्स हैं, जिनको देखकर लगता है कि काश ये मुझे मिला होता मौका करने का। अगर आपकी थोड़ी तीन और एज बेस्ट के बाद फिल्में में कौन सी हैं? जब, हाँ, हाँ, आपकी तीन अगर बेस्ट फिल्में कौन सी हैं? 3 बेस्ट फिल्में, अर्ध सत्य है, आनंद है, मुझे मासूम भी हम्म। बहुत ज़्यादा पसंद है, और
3 बेस्ट फिल्में तो होगी। सदमा, जो आपने बोला अभी, सदमा क्योंकि भी है, हाँ। वो तो क्योंकि कैरेक्टर उस, आप वो हाँ रोल यस। निभाना चाहते थे, तो जाहिर सी बट बात लेकिन है वो कि मेरी फील आप ऑल टाइम बहुत ज्यादा। फेवरेट मूवीज में नहीं है, हाँ। मतलब अच्छा टॉप 3 अच्छा। में ये आएंगी। मासूम मुझे टॉप थ्री और में ही ज्यादा आएंगी। पसंद है उससे भी, हाँ। और भी बहुत सारी अच्छा, कमिंग टू। फिल्में तो इतनी हैं कि मतलब अभी इस वक्त जो जबान पर आ गया वो तो है ही। उसके बिल्कुल। अलावा और भी बहुत सारी फिल्में हैं। सिर्फ 3 का नाम लेना बड़ा मुश्किल है, मतलब हमने हजारों मुश्किल फिल्में है, देखी। मुश्किल है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। अब जैसे कि फैमिली मैन, मुझे लगता है इंडिया के काफी सारे लोगों ने देख लिया है अब तक, एंड इट्स हम्म, वन ऑफ माय फेवरेट वेब सीरीज एज वेल। तो हम्म, जब आप ये रोल कर रहे थे जिसमें आपने जेके टालपड़े का रोल प्ले करा, तो हम्म, वर यू कनेक्टेड विद योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो? जो स्ट्रगल्स उसमें दिखाए गए हैं एक फैमिली मैन के, कि कैसे उसको बैलेंस करना पड़ता है, अपने घर को भी, अपने बाहर की दुनिया को भी, और उसकी लाइफ बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होती है, बहुत स्ट्रेसफुल होती है। एक आदमी आंसू भी नहीं बहा सकता है कभी जब वो टूट जाता है। औरतों के लिए होता है कि नहीं, औरतें कमजोर होती हैं, उनको बैलेंस करना होता है। औरतों के लिए बहुत सारे सोसाइटी की ना चीजें हैं जो सपोर्ट करती हैं, हम्म, लेकिन आदमियों को कोई भी ऐसा हम्म, इमोशनल नॉर्म सपोर्ट नहीं करता है। सो व्हेन यू वर हम्म, डूइंग फैमिली मैन, हम्म। in your parallel world, in your real life, were you going with certain sort of struggles with which you were able to connect the role of family man, J.K. Talpade? नहीं, उस वक्त जो मेरी जिंदगी में चल रहा था, बीत रहा था, वो जो हाँ। मैं ऑन स्क्रीन कर रहा था उससे मतलब पोल्स अपार्ट था। मैं उस वक्त अच्छा। इनफैक्ट जब मैं फैमिली मैन का शूट कर रहा था उस वक्त काफी इमोशनल और बहुत सारी चीजें, हम्म फैमिली एक छोटे से क्राइसिस से गुजर रही थी। तो वो मतलब थोड़ा सा और एक चीज पे मैं के डायलॉग्स भी मैं लिख रहा था नोटबुक फिल्म हाँ। के, जो कि नितिन हम्म। ने डायरेक्ट की है। तो वो जी। सारी चीजें एक साथ हो रही थी, तो मेरे लिए बहुत इनफैक्ट मुश्किल हो गया था कुछ कुछ चीजें करना। बट जब आदमी कैमरा शुरू होता है, जब शॉट पे हम मतलब शॉट के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर उस वक्त सिर्फ वही ध्यान में रहता है और कुछ जहन में होता नहीं है। तो हम्म। वो रियल लाइफ से मैं कोई इंस्पिरेशन नहीं डाल पाया जेके तलपड़े के कैरेक्टर में। या। एंड आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा नोटबुक के डायलॉग्स लिखने में? अच्छी कहानी थी, खूबसूरत कहानी थी। अ, जी बहुत बढ़िया। क्या मुझे मैं इंस्पिरेशन था, मतलब और जब आपको वो काम मिला, हाँ, उसके बारे में कुछ मैं बताइए। मेरे व्हाट लिए वाज तो द सबसे बड़ा एक्सपीरियंस? इंस्पिरेशन, सबसे बड़ा रीजन कि नितिन डायरेक्ट कर रहा था और नितिन के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा हम्म लगता है, क्योंकि हम मतलब बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमें एक दूसरे की कंपनी पसंद है, एक दूसरे का काम पसंद है। तो हम जब साथ में हम्म काम करते हैं तो बहुत इंजॉय करके काम करते हैं। वो एक हम्म रोना नहीं होता कि यार अरे यार आज फिर काम पर जाना है यार, फिर वो करना है, तो वो नहीं होता। तो वो सबसे बड़ा मेरे लिए क्या कहते हैं एक मोटिवेशन था नोटबुक करने का, कि नितिन के साथ में फिर से काम कर रहा हूँ। इनफैक्ट जवानी जाने मन इकलौती फिल्म है जिसके साथ में मैं इन्वॉल्व नहीं रहा। नितिन की इकलौती फिल्म है जिसमें मैं इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि उस वक्त फैमिली हम्म। मैन 2 का शूट चल रहा था और दूसरी अच्छा। और चीज़ें थी, तो उस चक्कर में वो मेरे मतलब वो मैं नहीं कर पाया। वरना नितिन ने जितनी भी फिल्में की हैं, इनफैक्ट फिल्मिस्तान, मित्रों, हम्म नोटबुक और राम सिंह चार्ली जो हमने इमीडिएटली फिल्मिस्तान के बाद बनाई थी, जो हमने लिखी है साथ में और हमने खुद प्रोड्यूस की है अपने मतलब अपने मेहनत से कमाए पैसों से। गाड़ी गाड़ी मेहनत की कमाई। गाड़ी मेहनती तो कमाई आपने। वो इस फिल्म में हमने गंवाई नहीं, हमने मतलब क्योंकि हम अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी ओटीटी पर रिलीज होने वाली है राम सिंह चार्ली, जिससे हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है। जिसमें मैंने एक्टिंग नहीं की है, मतलब एक सीन किया है, सिर्फ कैमियो है छोटा सा। और कुमुद हाँ। मिश्रा जी टाइटल रोल में हैं, दिव्या दत्ता हैं, अच्छा। जी। और बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं थिएटर से जुड़े, हम्म। फर्रुख सियार और बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। तो वो हमारे है। एक ऑडियंस है, वो चाह रहे हैं कि आप एक डायलॉग बोल दें फिल्मिस्तान का। आई एम श्योर ये फिल्मिस्तान के फैन है, उन्होंने कई बार देख रखी होगी, चाहते हैं कि आप एक एपिक डायलॉग बोल दें फिल्मिस्तान का इस वक्त। फिल्मिस्तान का मुझे पता नहीं यार क्या। मुझे एक डायलॉग फिल्मिस्तान का जो है वो बहुत पसंद है। उसके अंदर कुछ है हाँ। नहीं, लेकिन कि जब मैं वो मेरा हॉस्टेज वीडियो शूट करते हुए जा रहे होते हैं और हम बोलते हैं यार फिल्म जो है जी। ना, फिल्म चाहे छोटी हो पर दिल से बनानी चाहिए। तो वो बिल्कुल। हमारे साथ में उस फिल्म के साथ में भी वो जुड़ा हुआ था, क्योंकि हम सारे नए दोस्त थे सब, और सब एक तरीके से अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे उस फिल्म के साथ में।
और जी मतलब कंस्ट्रेंट बजट था और कुछ मतलब फैसिलिटीज नहीं थी, पर छोटी मतलब इन सब चीज़ों की वजह से थी, उसका कंटेंट और उसका कॉन्सेप्ट और हमारी जो इंटेंशन थी वो बहुत बड़ी थी, तो और बहुत मतलब हार्ट फेल्ट थी। तो उस वजह से वो हम्म, डायलॉग में हमारा पूरा इंटेंशन भी बाहर आता है कि फिल्म चाहे कैसी भी हो दिल से बनानी चाहिए, फिल्म चाहे छोटी हो दिल या से बड़ी हो बनानी चाहिए, या कैसी भी हो दिल से क्योंकि बनानी चाहिए। एक फिल्म आपके जुनून को डिफाइन करती है, एक फिल्म में आपकी आत्मा बिल्कुल। समा जाती है, कहते हैं रूह से बनाई जाती है फिल्म। फिल्म इज लाइक अ बेबी, यस। ये टर्म्स यूज होते हैं फिल्म्स के लिए, तो जाहिर सी बात है जी वन हैज टू पुट अ लॉट ऑफ बिल्कुल। एनर्जी इन मेकिंग अ फिल्म एंड इट्स अ वेरी टफ जॉब। तो इस बिल्कुल। टफ जॉब से डील करने के लिए आप मुझे बताइए कि कितना स्ट्रेस होता है विद दिस जॉब, देयर इज अ लॉट ऑफ हम्म। स्ट्रेस इन्वॉल्व, तो आप उस स्ट्रेस से कैसे डील करते हैं? मेरे ख्याल से मुझे स्ट्रेस में नहीं होता क्योंकि मैं जब मैं नौकरी किया करता था तो मेरा एक पैसे का दिल नहीं लगता था उसमें। और जी इनफैक्ट जब मैंने 3 साल जब नौकरी छोड़ के, जब मैं 3 साल ऑडिशंस दे रहा था और जब कुछ बात नहीं बन पाई थी और मैंने जब दोबारा नौकरी की, तब तो खासकर हम्म, मैं मेरा दिमाग पूरी तरह से नौकरी से उठ चुका था और मैं रोज अच्छा मन मार के जाता था काम पर, रोज मतलब खून के आंसू बिल्कुल। रोता था नौकरी के मतलब ऑफिस आवर्स में। तो आज मैं खुल के बता रहा हूँ सब, जो भी मेरे उस वक्त कलीग्स अच्छा होंगे वो इट्स गुड। अगर सुन रहे हैं तो कैंडिड तो कन्फेशन। मैं शूट के दौरान तो मैं मतलब आई एम द हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई एम द हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम ऑन द सेट्स, आई एम द जी हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम एक्टिंग। तो मुझे कोई स्ट्रेस हम्म, नहीं होता, उल्टा वो मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला जब तक हाथ पैर चाहिए चल रहे हैं सही सलामत है, मैं अच्छा अच्छा काम मुझे दे मिलता रहे और वो डेफिनेटली। लोग उसे सराहते रहें, बस मैं ये चाहता हूँ और कुछ नहीं। सम तो कोई स्ट्रेस नहीं एक है। एक आरजे आयुष बोल रहे हैं कि प्लीज उनसे बोलिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, रोलिंग एक्शन, उनका एक डायलॉग रोल था जो मुझे बहुत रोलिंग एक्टिंग। एक्टिंग। वो गोपाल डायलॉग बोलते हैं और फिर जी मैं वो बोलता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरी उनसे गुजारिश है कि इनकी सारी शर्तें कबूल कर लें, वरना ये लोग मुझे जान से मार देंगे। कट इट। फिर मैं खुद ही कट करता था कि मैं अपना हॉस्टेज मुझे वीडियो लगता बना है रहा हूँ ये ट्रेलर और में भी मैं खुद यूज हुआ शूट था, कर। हाँ ये ट्रेलर ये में आपका यूज हुआ ट्रेलर था। में भी यूज हुआ था, इट वाज अ वेरी करेक्ट। फनी थिंग, और हम लोग देखते थे जब भी हाँ। कभी ये ट्रेलर आता था हम लोग हंसते थे यार, कमाल है, ये तो बड़ी मजेदार फिल्म लग रही है। आपका आपने एक असुर में अभी रोल जो निभाया है दुबे साहब का, जी तो उसमें हाँ। आपका जो एंड डायलॉग है, व्हेन दैट क्रिमिनल इज गोइंग टू शूट यू, करेक्ट करेक्ट। अरे जब आप उसके आईटी सेल में हाँ पहुंच जाते हैं, तो आप जो फाइनल हाँ। डायलॉग अपनी बीवी से बोलते हैं वो एक बार बोल के दिखा दीजिए। अरे यार वो फाइनल डायलॉग बीवी को नहीं बोलता हूँ लेकिन वो बड़ा डेंजर है। अब वो पता नहीं यहाँ पे ऑडियंस में कौन कौन है क्योंकि वो बहुत उसमें बड़ी गालियां हैं भरी बड़ी। गाली मत, तो गाली को आप सेंसर कर दीजिए, उसके अलावा आप हाँ बताइए। कि तू बचपन में भी चू था और आज भी चू ही है। तो और एक आप ऐसे बीवी करके। के हाथ के खाने की भी तारीफ करते हैं, आप बोलते हैं हाँ कि कि मैं तुम बता नहीं पाया हाँ बट। हाँ मैं कि तुम मतलब उड़द की दाल बहुत ही बढ़िया बनाती हो और मैं कभी तुमसे ये कह नहीं पाया। वो मेरा सीन मेरा दिल के बहुत करीब है, वो पूरा सीन जो हमारा एक फोन कॉन्वर्जेशन होता है जब जी वाइफ के साथ में, जब मुझे हाँ पकड़ा हुआ है उसने, शुभ ने, और जी 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 मेरे हाथ बंधे हुए हैं हाँ और हाँ तो वो पूरा सीन जो है वो मेरे बहुत इम्पोर्टेंट सीन था मेरे लिए। इनफैक्ट अगर मुझे सिर्फ वो सीन दिया जाता पूरी फिल्म वो पूरे सीरीज में करने के लिए, वो उस एक हम्म, सीन के लिए भी मैं वो जरूर करता। बेशक। अम, मैं आपसे बस दो तीन सवाल और पूछूंगी, बिकॉज हमारा वक्त फिसलता जा रहा है रेत की तरह। लेट्स वी गिव इट अ वेरी फिलोसॉफिकल अप्रोच। उफ। अच्छा, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जो दो हाँ अपकमिंग, एक तो आपने दरबान के बारे में बता दिया कि वो रोल आपके हाँ। बहुत दिल के करीब है और आप उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी लगा के बैठे हुए हैं। आपका एक दूसरा, एक वायरल वेडिंग करके भी आपका एक प्रोजेक्ट है, विच इज अ वेब जी हाँ। सीरीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उज्जवल पुजारी आका यूपी, कैरेक्टर आपका का नाम है। मतलब कैरेक्टर का हाँ नाम है, तो उसके बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को बता दीजिए, क्योंकि हमारे वो ऑडियंस एक्चुअली जानना चाहते हैं हाँ अबाउट योर लेटेस्ट फिल्म्स एंड लेटेस्ट प्रोजेक्ट, तो थोड़ा वो सा एक बता दीजिए माइक्रो उसके बारे सीरीज है। वो एक में। माइक्रो सीरीज है जो कि इरोस नाउ पे अवेलेबल है। अच्छा हर एपिसोड जो है वो 7 से 8 मिनट का है और अच्छा श्रेया धनवंतरी जो फैमिली मैन में मेरी को एक्टर हैं,
अच्छा जिन्होंने अच्छा। जोया का कैरेक्टर प्ले किया है। जी जी तो जी। ये उनका कॉन्सेप्ट है, और उन्होंने एक दिन में ये पूरा बैठ के लिख दिया था। और हम्म। जब हमें कुछ और क्लोज फ्रेंड्स को उन्होंने नरेट किया और जब स्क्रिप्ट्स भेजी, तो हम लोग तो एकदम खुश हो गए कि यार ये कमाल कैसे कर दिया एकदम। और फिर हमने ऐसे ही मस्ती मस्ती में हमने ये पूरा कुछ जो है सब कंप्लीट लॉकडाउन में शूट किया गया। हमने अपने अपने वाह। सीन्स जो है अपने कैमरे पे खुद अपने कपड़े डिसाइड करके, अपना लोकेशन डिसाइड करके खुद हमने पूरा शूट किया। और उस तरीके से हमने ये पूरा बनाया, और उसके बाद में एरोस नाव को पसंद आया, और उन्होंने मतलब अब वो, हमने तो सोचा था कि यूट्यूब पे डाल देंगे जी। और उसे मतलब एक प्लेटफॉर्म मिला एरोस नाव, और उन्होंने मतलब उसे अब वो आप उस पर देख सकते हैं, उस पर स्ट्रीम कर रहा है। और 7 या 8 एपिसोड्स हैं। मेरा उसमें एक तरीके से एक एक्सटेंडेड कैमियो है, मैं 2 एपिसोड्स में ही हूँ, पर मेरा बहुत अच्छा किरदार है। मैंने पंडित का कैरेक्टर प्ले किया है, जो कपल है उनकी वेडिंग कराता है। ये पूरी इस हम्म शो का नाम है अ वायरल वेडिंग, जिसमें हम्म। जो लड़का लड़की है वो शादी करना चाहते हैं, का और लॉकडाउन अनाउंस हो जाता है। तब वो किस तरीके से उस चीज़ से डील करते हैं, कैसे उससे बाहर निकलते हैं, और कैसे उनकी शादी मतलब कंप्लीट होती है, उस पर पूरी सीरीज है। उसके अलावा लॉकडाउन के दौरान ही मैंने एक और शॉर्ट फिल्म की थी, जिसको बहुत सराहा गया था। इनफैक्ट अनुराग कश्यप जी ने भी हम्म। उसे ट्वीट किया था, और काफी अच्छा गुनीत मोंगा जी ने भी ट्वीट किया था उसके बारे में। गोल्ड फ्लेक नाम है उसका, जो कि यूट्यूब पर भी है। हम्म। GOLDPHLAKE, अगर आप टाइप करेंगे तो आएगा वो, गोल्ड अच्छा। फ्लेक। तो वो एक शॉर्ट फिल्म थी, जो कि थोड़ी सी अतरंगी सी शॉर्ट फिल्म है, पर हम्म। मुझे बिल्कुल लगा नहीं था कि इस तरीके का अप्रिसिएशन मिलेगा। मैं बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने उसे सराहा और जिन्होंने मेरा काम सराहा उस फिल्म में। और मैं काफी टाइम तक जद्दोजहद में था कि मैं ये फिल्म करूं या ना करूं, कहीं ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, पर वो वैसा कुछ हुआ ही नहीं, और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, और मेरा डिसीजन मतलब मैं मतलब सही रहा। सही रहा। तो आप जी। आपके जो लॉकडाउन के टाइम में आप अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को कैसे, हाई एंड लो को कैसे डिफाइन करेंगे? एक आपका हाई मोमेंट जो रहा हो इन महीनों में लॉकडाउन के दौरान, और एक आपका लो मोमेंट जो रहा हो इन महीनों में लॉकडाउन के दौरान। लो मोमेंट मेरे ख्याल से ऐसा लो ज्यादा रहा नहीं, क्योंकि मैं उल्टा ऊपर वाले का बहुत शुक्र मनाता हूँ कि हम तो फिर भी, हमने तो लो देखा ही नहीं लॉकडाउन में। हम तो जी अपने घर में मतलब एसी कमरों में, बिल्कुल। और मतलब खाना खा रहे हैं सब, हर हम्म मतलब तीनों टाइम का, और हम फिर भी मतलब चैन से रह रहे हैं। और मतलब हम्म काफी लोग, बहुत ज्यादा लोगों ने तकलीफें झेली हैं, उनके हम्म सामने मेरा लो कुछ लो है ही नहीं। मैं मतलब बोलकर मतलब वो बहुत अपने आप को छोटा कर दूंगा, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा तकलीफें देखी हैं, तो मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। तो मेरे लिए लॉकडाउन में कोई लो नहीं था। और हम्म। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें, ये कोविड, ये सब जो है वो ख़त्म हो जाए, फिर से चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत सारा नुकसान झेला है। माली जान का नुकसान, बहुत बिल्कुल सारी चीज़ें हुई बिल्कुल हैं, बिल्कुल। पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ पहले जैसे फिर से हो जाए, और जल्द से जल्द वैक्सीन मिल जाए, या जो भी मेडिसिन आ जाएं, जल्द से कुछ तो हो जल्द। जाए जिससे जल्द से जल्द सब कुछ पहले जैसा हो जाए। लोग बड़े कंफ्यूजन में पड़ गए हैं कि ये कैसा वायरस है। लाइफ बॉय से हाथ धोते हैं तो हाथ साफ हो जाते हैं, लेकिन मेडिसिन खाने से बॉडी साफ नहीं हो रही है। इस वायरस ने लोगों को बहुत कंफ्यूजन में डाल दिया है। कंफ्यूजन में डाल दिया है सही में। अच्छा और एक, शाहरुख भाई। हाँ बोलिए जी, बोलिए, बताइए बताइए। नहीं वही, तो ये तो बड़ा एक्चुअली पेचीदा मामला है, कुछ चीज के बारे में कुछ समझ में नहीं आता कि ये है क्या एग्जैक्टली exactly. बट हमारे खैर। एक व्यूअर बोल रहे हैं बस बिजली का बिल को छोड़ दो, बाकी सब तो लॉकडाउन अच्छा ही रहा। खत्म हो गया करेक्ट। तो वो तो है। पीछे से दादा दादा की आवाजें आ रही। मैं आपसे लास्ट सवाल पूछूंगी, हाँ, यस और उसके बच्चे बाद हम बोलो। इसको खत्म करते हैं शारिद भाई। होने वाला है बिकॉज खत्म। मुझे लग रहा है आपके बच्चे आ बहुत जाओ। ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं हाँ, पीछे से। ले आइए उनको भी। आ जाओ। तो छोड़ आई दो टेक दिस इसको। वन लास्ट क्वेश्चन हाँ। शारिद भाई के, जब हम्म, आपने जब तक ये जान का रोल करा था, तो ऑफ कोर्स मिस्टर खान, मिस्टर शाहरुख खान सर के साथ हाँ काम करना इज अ ड्रीम फॉर सो मेनी पीपल। जी। तो आपके लिए वो क्या एक्सपीरियंस था? जब तक ये जान तो मेरे लिए मतलब ड्रीम कम ट्रू था एकदम। या और इनफैक्ट सिर्फ शाहरुख सर ही नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ा, मैं मतलब इतिहास में हमारा नाम दर्ज हो गया, क्योंकि यश जी की आखिरी फिल्म का हिस्सा हूं मैं।
बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत मेरे लिए बहुत गर्व की बात है वो, क्योंकि यश जी के साथ काम करने का मौका मिला, अनिल मेहता सर के साथ काम करने का मौका मिला, शर्मिष्ठा रॉय जी के साथ काम करने का जी मौका मिला, शाहरुख जी सर, कटरीना, जी अनुष्का, इन सब के जी। साथ काम करने का मौका मिला एक ही फिल्म में। और मेरे लिए तो उससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। जब भी मैं उसके शूट पर जाता था तो मुझे मतलब मेरी आंखें फटी की फटी रहती थी। इनफैक्ट मैं हम्म मैं बहुत ज्यादा सबसे अलग रहता था, क्योंकि पहली बार इतने बड़े सेट पे था और इतने बड़े लोगों के बीच में, तो मैं ज्यादा किसी से घुला मिला भी नहीं। शायद वो हम्म इकलौता शूट होगा मेरे पूरे करियर का, फिल्म करियर का, जिसमें मतलब मैं बहुत थोड़ा सा अलग रहा हूँ, खासकर एक्टर्स से। वरना जो जी। यूनिट के लोग थे, जो असिस्टेंट्स हम्म। थे और जो दूसरे क्रू में थे, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, हम बहुत हुआ, मुझे लगता है कि बच्चे भी बहुत बेसब्र हो चुके हैं। लॉकडाउन इज रियली हाँ। सब गुस्सा सबके देखा ऊपर ना हावी आपने हो चेहरे जाता है पे। कभी कभी। हाँ तो सारे भाई, ऑफ कोर्स, लाइक अब हम खत्म करते हैं अपने बातों का सिलसिला। मैं चाहूंगी कि आप ऑडियंस के जी। लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे तो चाहिए, तो एक मैसेज छोड़ दीजिए। कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस तक, कोई मैसेज हम्म। पहुंचाना चाहेंगे? मैं फिलहाल तो भाई यही मैसेज दूंगा कि मतलब ये जो इस वक्त पैंडमिक जो इस वक्त फैला हुआ है और जो जिसको हम फेस कर रहे हैं, उसको हम्म उस मतलब उसको आप जितने एहतियात जितनी बरत सकते हैं, जितना अपना हम्म ख्याल रख सकते हैं, जितने प्रिकॉशन ले सकते हैं, वो सारे फॉलो करिए। और मतलब जितने लोग की आप मदद कर सकते हैं अपनी हैसियत में, जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश कीजिए। और मतलब बस प्यार बांटिए एक दूसरे को, और बिल्कुल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्योंकि टेंशन लेने के चलिए लिए तो शारिक बहुत सारी भाई, चीजें हैं लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। थैंक यू सो सो मच, आप हमारे नर्चर थैंक यू। लाइफ टॉक शो का हिस्सा बने। आपकी बातें लोगों तक पहुंची, आपकी फिल्मों के बारे में लोगों ने बहुत कुछ जाना, आपकी जिंदगी के बारे में जाना, और आपने, मुझे लगता है, बहुतों को इंस्पायर करा होगा। थैंक यू। हमारा जो शो है, हम चाह रहे हैं कि बहुत लोगों तक पहुंचे। हम इसको यूट्यूब पे भी अवेलेबल कर रहे हैं ऑन आवर चैनल, विच वी आर सून गोइंग टू लॉन्च ऑन द नेम ऑफ नर्चर लाइफ टॉक। थैंक एंड यू। सुपर। या, वी आर सो थैंकफुल दैट आपने हमें वक्त दिया। लाइक इट्स अ ट्रू प्लेजर। थैंक यू सो मच सारे भाई। अरे नहीं नहीं, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। थैंक प्लेजर यू, बहुत प्लेजर मजा आया मुझे भी। लाइकवाइज। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ठीक है। मिलते हैं चलिए, फिर। आपसे अलविदा लेते हैं। शुक्रिया, चल। बिल्कुल बिल्कुल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉक शो यहीं पे खत्म होता है, और हम अगले हफ्ते फिर से आएंगे अपने एक नए गेस्ट के साथ, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों का सिलसिला लेकर, आपके लॉकडाउन की बोरियत को कम करने की कोशिश लेकर। और थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, योर फ्रेंड सहर काजी।